जय टेकरी सरकार, जय श्री राम। कैसे हैं मित्रों? नमस्कार मित्रों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल चैंपियन एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, कक्षा 9th की गणित के हमने अध्याय 1 के परिचय को, प्रश्नावली 1.1 को और इसी क्रम में आज लेकर आए हुए हैं आपके सामने 1.2 को। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो फौरन आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में के लिंक के द्वारा भी वहां पर जा सकते हैं या चैनल पर विजिट करके भी उन वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को या इससे पहले वाली वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आपको इसमें थोड़ा सा समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि हमने उसमें कई सारी वो बेसिक बातें बता रखी हैं जो कि इन प्रश्नावली को हल करते समय हमें काम में आने वाली हैं। ठीक, बिना समय बर्बाद किए सीधा आते हैं क्वेश्चन पर। क्या लिखा हुआ है? नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। वहां पर हमने कुछ संख्याओं को देखा था, मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो हमने वहां प्राकृत संख्याओं को देखा था जो 1 से चालू होती हैं, अनंत तक जाती हैं। पूर्ण संख्याओं को देखा था जो 0 से चालू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। इसके बाद हमने रेशनल नंबर को, पूर्णांक को कैसे देखा था? पूर्णांक को, जिसमें हमने माइनस वाले नंबर भी देखे थे, जीरो को भी देखा था और पॉजिटिव नंबर मतलब ये सभी प्लस वाले नंबर भी देखे थे। इसके बाद हमने परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं को देखा था, जिसमें हम किसी भी संख्या को अगर p/q के रूप में लिख पाते थे, के रूप में लिख पाते थे उसे हमने परिमेय संख्या कहा था। और जिस संख्या को हम p के रूप में p/q के रूप में नहीं लिख पाते थे उसे हमने इरेशनल नंबर कहा था, मतलब अपरिमेय संख्या कहा था। इतनी बातें हमने वहाँ देख ली थी। इसके बाद हमने वास्तविक संख्या का जिक्र किया था, और वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। वहाँ हमने देखा था कि जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं, और वहाँ पर याद करो आपको हमने एक बैग बताया था, यह ऐसा कोई ग्रुप होगा जिसमें हमने परिमेय संख्याओं को रखा और साथ में अपरिमेय संख्याओं को भी रखा, परिमेय संख्याओं को रखा और साथ में अपरिमेय संख्याओं को भी रखा, और उस ग्रुप को हमने कहा था वास्तविक संख्या। उस ग्रुप को हमने क्या कहा था? वास्तविक संख्या। इसका मतलब हमने ये देखा था कि अगर कोई संख्या परिमेय है तब भी वास्तविक है, अपरिमेय है तब भी वास्तविक है। ये तो रहा हमारा पुराना रिवीजन। आज की क्लास में क्या पढ़ते हैं? देखिए लिखा हुआ है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी एक्सरसाइज में कर रखे हैं। मैंने आपको बताया था कि इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो पहले जो लिखा है आपको उसकी तस्वीर बना लेना है। तो इसकी तस्वीर क्या होगी? तो अपरिमेय संख्या रफ वर्क में बनाना है, तभी हम उसका आंसर दे पाएंगे। कई बार जल्दबाजी में आप इतने आसान क्वेश्चन को भी गलत कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या है, अगर हम इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो कभी भी गलती होने की संभावना नहीं है। अपरिमेय संख्या हमने देखा, तो अपरिमेय संख्या क्या है? तो अपरिमेय संख्या में आमतौर पर हमने ऐसी रूट वाली संख्याएं देखा था जो कि रूट से बाहर नहीं आ पाती। √3 है, √5 है। अच्छा, √4 क्यों नहीं है? √4 क्यों नहीं लिखा? उसका रीज़न भी हमने वहाँ देखा था। अगर आप सीधे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको परेशानी आने वाली है, मैंने आपको बता दिया। फिर क्या लिखा हुआ है? वास्तविक संख्या। हमारे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या स्टेप होगी? पहले जो लिखा है पहले हमने उसकी तस्वीर बनाई, फिर क्या लिखा हुआ? एक वास्तविक संख्या, फिर हमें वास्तविक संख्या की तस्वीर बनाना है। फिर किसकी बनाना है? वास्तविक संख्या की तस्वीर बनाना है। वास्तविक संख्या का मतलब क्या है? तो वहाँ हमने पढ़ा था वास्तविक संख्या का मतलब ये है कि सभी अपरिमेय संख्या साथ में परिमेय संख्या, इन दोनों को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। मतलब कोई संख्या परिमेय है तब भी वास्तविक है, कोई संख्या अपरिमेय है तब भी वो क्या है? वास्तविक है। अच्छा, एक बात बताइए, ये रूट वाली सभी संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। इसका मतलब मैं इसकी जगह केवल अपरिमेय लिख दूं? केवल क्या लिख दूं? अपरिमेय लिख दूं? बोलो हाँ या ना। केवल क्या लिख दूं? अपरिमेय। अब हमें इसके बाद क्या देखना होता है कि ये जो ऊपर वाला ग्रुप है, जो ऊपर वाला समूह है, वो क्या हमें नीचे वाले में दिख रहा है? तो बिल्कुल दिख रहा है। देखिए अपरिमेय संख्या यहाँ है, अपरिमेय संख्या तो यहाँ भी है। इसका मतलब ये हमारा क्या है? सत्य है। यदि ऊपर वाला पूरा समूह नीचे दिख जाए तो हमारा क्या होगा? सत्य होगा। अच्छा, ये परिमेय संख्या तो और एक्स्ट्रा है, परिमेय संख्या और क्या है? एक्स्ट्रा है। ये तो हमारी है ही है। अगर ऊपर वाला पूरा ग्रुप हमें दिख जाए तो वो हमारा क्या होगा? सत्य होगा। तो हम क्या लिखेंगे? सत्य। अच्छा, कारण भी तो बोला है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। सत्य। क्योंकि कारण क्या देंगे? क्योंकि वास्तविक संख्या, कारण क्या है? क्योंकि वास्तविक संख्याएं किसका संग्रह होती हैं? वास्तविक संख्याएं परिमेय एवं अपरिमेय
संख्याओं, अपरिमेय संख्याओं का संग्रह, अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती हैं, संग्रह होती हैं। हमने कारण भी बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m, ये रूट है क्या है, वर्गमूल m के रूप का होता है, जहां m एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, जहां m क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब समझिए जो जो वो कहता जा रहा है हम उसको फॉलो करेंगे। देखिए क्या लिखा है, संख्या रेखा। संख्या रेखा आप सभी जानते होंगे, संख्या रेखा क्या होती है, जो आपने क्लास 6 से पढ़ी हुई है जी, जहाँ पर जीरो होता है, प्लस में नंबर होते हैं हमारे कई सारे, और माइनस में भी क्या होते हैं, नंबर होते हैं। इधर +1 2 3, इधर हमारा -1 -2, और इस तरह से हमारे नंबर चलते रहते हैं। अब हमसे क्या बोला है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, मतलब ये भी एक बिंदु है, ये बिंदु इनफाइनाइट बिंदु है संख्या रेखा पर। बोल रहे हैं वो किसके फॉर्म का होता है, रूट m का। मतलब बोल रहे हैं कि ये जो जीरो है इसे भी हम रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ट्राई करते हैं, लिख पा रहे हैं क्या, तो देखो जीरो को रूट जीरो भी लिख सकते हैं, क्योंकि रूट जीरो को सॉल्व करने पर भी क्या आएगा, जीरो आएगा। अच्छा, 1 को रूट 1 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि रूट 1 का भी हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा, 1 ही आएगा। अच्छा, जो 2 है, 2 को रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 4 को सॉल्व करने पर 2 आता है। जिन्हें रूट सॉल्व करना आता है वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अच्छा, 3 को रूट में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल, क्योंकि 3 का मतलब रूट 9 होता है। रूट 9 को सॉल्व करने पर 3 तो आता है, 3 ही तो आता है। तो हमें यहाँ पर तो ये क्या नज़र आ रहा है कि सत्य है, यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, सत्य है। लेकिन ये असत्य है, क्यों, आप यहाँ पर जितने भी धनात्मक पूर्णांकों की ओर जाएंगे तो हम सभी संख्या को लिख सकते हैं। जैसे 4 आएगा, हम उसे 16 लिख सकते हैं, 5 को 25 लिख सकते हैं रूट के अंदर, 6 को 36, 7 को 49, इस तरह से जितनी भी अनंत तक संख्याएं जाएंगी उन्हें हम वर्गमूल के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन आप माइनस वाली किसी भी संख्या को वर्गमूल के रूप में नहीं लिख सकते। कारण है, जैसे -1 है, -1 को कभी भी किसी भी रूट की संख्या में नहीं लिख सकते। तो आपका जवाब होगा कि सर हम इसे रूट के अंदर -1 लिख सकते हैं, हम इसे रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं, -1। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि हम रूट के अंदर उसी को तो लिखेंगे ना जब हम इसे सॉल्व करने पर ये वापस ले आए। तो हम -1 को, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम इसे इंटू करने पर, अरे इसका जोड़ा चाहिए होता है, रूट से बाहर निकालने के लिए जोड़ा चाहिए होता है, हमें पता है। तो इसका इंटू करेंगे, तो आप अगर सोच रहे हैं कि -1 × -1 और 1 बन जा 1 -1 आएगा और 1 1 बाहर निकल आएगा तो ये आंसर आएगा, तो ये गलत है। क्यों, क्योंकि -1 और -1 का इंटू -1 नहीं आएगा, -1 और -1 का इंटू -1 नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, +1। और जब +1 आएगा तो इसका मतलब हम इसे माइनस के अंदर तो रख ही नहीं सकते। और वैसे भी हमने इंट्रोडक्शन वाली, परिचय वाली क्लास में ये समझ रखा है कि माइनस के अंदर कोई भी संख्या आ जाएगी, माइनस के अंदर माइनस वाली कोई भी संख्या यदि रूट के अंदर आ जाएगी, माइनस वाली कोई भी संख्या यदि रूट के अंदर आ जाएगी तो वो हमारी वास्तविक संख्या नहीं होती है, वो हमारी काल्पनिक संख्या होती है या अवास्तविक संख्या होती है। या क्या हो सकती है, क्या होती है, अवास्तविक संख्या होती है। आप एक बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा कि नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएँ आती हैं, वो चाहे पॉइंट में हो, फ्रैक्शन में हो, कैसी भी संख्याएँ हो हमारी, वो हमेशा वास्तविक संख्याएँ होती हैं। मतलब संख्या रेखा पर आने वाली हर एक संख्या या तो वास्तविक होगी, या तो वो परिमेय होगी या वो अपरिमेय होगी। और परिमेय होगी तब भी वो वास्तविक की श्रेणी में आएगी, और अपरिमेय होगी तब भी वो किस में गिनी जाएगी, वास्तविक में गिनी जाएगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं संख्या रेखा पर केवल और केवल कौन सी संख्याएं आती हैं, वास्तविक संख्याएं आती हैं। इसका मतलब हम सभी संख्याओं को तो नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि संख्या रेखा पर तो ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, लेकिन ऋणात्मक संख्याओं को हम √m की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, √m की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, इसलिए हम इसका आंसर क्या देंगे, असत्य। यह कथन कैसा है, असत्य है। क्योंकि किसी भी ऋणात्मक पूर्णांक को कभी वर्गमूल या √m की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। सीधे लिखिए, m के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जहाँ m क्या है, जहाँ m इन्होंने बोला था एक प्राकृत संख्या है, जहाँ m क्या है, एक प्राकृत संख्या है।
जहाँ m एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। देखिए अब लिखा हुआ है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमने देख रखा है कि पहले हमें वास्तविक संख्या की तस्वीर बनाना, पहले जो नाम लिखा होगा पहले उसे लिखना, और वास्तविक संख्या की तस्वीर क्या बनेगी कि वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्याएं भी आएंगी, परिमेय संख्याएं भी आएंगी और साथ में अपरिमेय संख्याएं भी आएंगी, अपरिमेय संख्याएं भी आएंगी। फिर क्या लिखा हुआ है अपरिमेय संख्या, फिर क्या लिखा हुआ है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या के अंदर तो केवल अपरिमेय आएंगी, अपरिमेय संख्या के अंदर केवल क्या आने वाली हैं, अपरिमेय आने वाली हैं, केवल अपरिमेय रहेंगी। अब हमारी इसके बाद क्या था, तस्वीर बनाने के बाद हमें ये देखना था क्या ऊपर वाला पूरा समूह नीचे दिख रहा है। तो हमें दिख रहा है कि अपरिमेय वाले तो दिख रहा है, अपरिमेय वाला तो दिख रहा है, लेकिन परिमेय नहीं दिख रहा है। इसका मतलब पूरा समूह तो नहीं दिख रहा है, पूरा समूह नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, असत्य है। इसका मतलब क्या है, असत्य है। ये हमारा सेंटेंस इसका मतलब क्या है, असत्य है। आप इसे हल लिख लेना, अंग्रेजी में मैंने सॉल्व लिख दिया है, आप इस सभी को हल कर लेना। क्या कर लेना, हल। देखिए क्या है, तो ये हमारा क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। और कारण क्या है, कारण क्या है, यही है। कारण क्या है, यही वाला कारण है जो पहले लिखा था। मैं वापस से नहीं लिख रहा हूँ, पहले वाली पूरी लाइन लिख लेंगे, केवल असत्य लिखकर पहले वाली पूरी लाइन लिख लेंगे, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती हैं। इसी वजह से तो ये हमारा क्या है, असत्य है। आप क्योंकि के बाद से ये पूरी लाइन लिख लेंगे, मैं इसको फिर से नहीं लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, जो एक परिमेय संख्या है। इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो दिया होगा केवल उसे देखते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, जो हमसे बोला हुआ है हम केवल उसे देखेंगे। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, तो देखिए धनात्मक पूर्णांक क्या है, तो आप जानते हैं कि 1, 2, 3, 4 और ये अनंत तक जो संख्याएं आने वाली हैं वो सभी हमारी धनात्मक पूर्णांक हैं, वो हमारी क्या है, धनात्मक पूर्णांक हैं। ऋणात्मक पूर्णांक तो जीरो से इधर -1, -2, -3 जाते वो होते, और जीरो क्या होती है, जीरो तो उदासीन होती है, ना धनात्मक होती है ना ऋणात्मक होती है। बोल रहे हैं क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, पूर्णांकों के वर्गमूल, मतलब कि वर्गमूल क्या होता है, एक के अंदर ये हमने रूट लगा दिया, इसी को वर्गमूल कहते हैं। 2 को भी रूट में बिठा दो, 3 को भी बिठा दो, 4 को भी बिठा दो, और जितनी भी धनात्मक पूर्णांक हैं उन सभी को बिठा दो। ये तो ऐसा ही कह रहे हैं, ये तो ऐसा ही कह रहे हैं कि इन सभी को किस में बिठा दो, वर्गमूल में बिठा दो। हमने बिठा दिया, उन्होंने जैसा जैसा बोला हम उसको करते जाना है। बोल रहे हैं क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, तो हमने सभी धनात्मक पूर्णांकों को लिखा। वर्गमूल बोला तो हमने सभी को वर्गमूल के अंदर रख दिया, वर्गमूल बोला तो हमने सभी को किसके अंदर रख दिया, वर्गमूल के अंदर रख दिया। बोल रहे हैं क्या ये सभी अपरिमेय होते हैं, क्या पूछ रहे हैं, क्या ये सभी अपरिमेय होते हैं? तो चेक कर लेते हैं अपरिमेय है क्या। तो देखते हैं अपरिमेय होने की शर्त क्या थी। अपरिमेय होने की शर्त क्या थी कि अगर हम किसी संख्या को रूट से बाहर निकाल पा रहे हैं, अगर हम किसी संख्या को रूट से बाहर निकाल पा रहे हैं तो वो हमारी परिमेय थी। क्या हम रूट 1 को बाहर निकाल पा रहे हैं, तो बिल्कुल निकाल पा रहे हैं। रूट 2 को निकाल पा रहे हैं क्या, नहीं निकाल पा रहे हैं। रूट 3 को निकाल पा रहे हैं क्या, नहीं निकाल पा रहे हैं। लेकिन रूट 4 को निकाल पाएंगे, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या होती है 2 की, इसका मतलब रूट 4 को, वर्गमूल 4 को हल करेंगे तो 2 आंसर आएगा। रूट 5 को नहीं निकाल पाएंगे, रूट 6 को नहीं निकाल पाएंगे, इसके बाद रूट 9 को निकाल पाएंगे। रूट 7, रूट 8 नहीं निकलेगा, लेकिन रूट 9 निकलेगा और इसका आंसर 3 आएगा। अच्छा, जो निकल जाते हैं उन्हें तो हम परिमेय कहते हैं। ये तो हमने सीख रखा है, परिचय वाली क्लास में सीख रखा है बहुत अच्छे से, कि जिन संख्याओं को हम रूट से बाहर निकाल लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय कहते हैं। लेकिन ये तो बोल रहे हैं क्या सभी, क्या लिखा हुआ है, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। सभी तो नहीं होते, हाँ ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ज़्यादातर संख्याएं अपरिमेय मिलेंगी। लेकिन सभी बोला है तो इसका मतलब ये आंसर गलत है, क्योंकि सभी तो नहीं है। ये हमारा परिमेय है, ये परिमेय है, ये परिमेय है, सभी तो नहीं है, सभी तो नहीं है। तो हम आंसर क्या देंगे, नहीं। हम आंसर क्या देंगे, नहीं, क्योंकि सभी तो नहीं होती हैं। सभी धनात्मक, यहाँ से पूरा लिख पाएंगे हम, नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों
सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अपरिमेय नहीं होते, सभी के नहीं होते हैं, कुछ के होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा के होते हैं, लेकिन सभी के तो नहीं होते, अपरिमेय नहीं होते हैं। उदाहरण पूछा है हमसे, उदाहरण पूछा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे? एक ऐसी संख्या का क्या बोला है उन्होंने, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय हो। तो हम उदाहरण दे सकते हैं कोई भी, जैसे 4 है, क्योंकि 4 का वर्गमूल है, 4 का जो वर्गमूल है वो हमारी क्या है, वो हमारी एक परिमेय संख्या है। 4 का वर्गमूल निकालेंगे वो हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हमने उन्हें एक उदाहरण भी दे दिया है। अब बोल रहे हैं दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। आखिरी क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, और इसे सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। पहले नंबर समझिए, संख्या रेखा क्या होती है, तो आप जानते हैं कि ये 0 होता है, 0 1 2 3 4, इधर -1 -2, इधर 0 रहता है 1 2 3। अच्छा, ये अनंत तक जाती है, इधर भी माइनस में भी हमारी कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। ऋणात्मक संख्याओं में भी कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। अगर हमसे पूछते कि इसमें 3 को निरूपित कीजिए, हम कर देते, 2 को करिए तो कर दीजिए, हम ऐसे कर देते निरूपित कि ये 2 है। संख्या रेखा पर हम किसी भी वास्तविक संख्या को दिखा सकते हैं, क्योंकि संख्या रेखा पर हमेशा कौन सी संख्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती है। लेकिन समस्या ये है कि इसमें रूट हमारे लिए कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है, रूट कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, इसमें आप ये सोच सकते हैं कि जैसे हमने 0 को लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा। आप बोलते हैं कि सर 1 को हम √1 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। 2 को हम √4 लिख सकते हैं, क्योंकि इसी का सॉल्व होके ही आएगा। और 3 को हम √9 लिख सकते हैं। मतलब √4 तो हम लिख सकते हैं। √4 को अगर निरूपित करना होता हम सीधे 2 को निरूपित कर देते, क्योंकि 2 का मतलब ही √4 होता है या वर्गमूल 4 होता है। केवल √9 को करना होता तो हम सीधे 3 को कर देते, क्योंकि √9 का मतलब ही क्या होता है, 3 होता है। लेकिन हमें √5 को करना है, जो कि √4 और √9 के कहीं बीच में आता होगा, यहाँ कहीं बीच में आता होगा। लेकिन एग्जैक्ट उसका प्लेस क्या है, उसे समझने के लिए हमें एक थ्योरम को समझना होगा, एक प्रमेय को समझना होगा। जैसे आपने पहले भी सुन रखा होगा, पाइथागोरस प्रमेय के कक्षा 8वीं में भी आपने सवाल किए होंगे, और नहीं किए हैं तो आपको करना चाहिए था। उसको समझने के लिए थोड़ा सा हम आते हैं यहाँ पर। देखिए, हमारे सामने एक रेक्टेंगल है, जो मैं आपके सामने एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ। ये है हमारा समकोण त्रिभुज। ये हमारा कौन सा रेक्टेंगल बोल रहा हूँ, ये हमारे सामने है ट्रायंगल, एक त्रिभुज है जिसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में हम इसे कहते हैं आधार। हम इसे क्या कहते हैं, आधार। ये क्या है, हमारे सामने आधार है। इसे हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इनका क्या रोल है, या संख्या रेखा पर संख्या को निरूपित करने में इसका क्या रोल है, अभी समझ में आएगा आपको। देखिए, पाइथागोरस साहब ने एक बात कही थी कि जो हमारा समकोण त्रिभुज, अच्छा याद रखना, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा केवल और केवल समकोण त्रिभुज पर ही अप्लाई होती है, केवल समकोण त्रिभुज पर ही अप्लाई होती है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर एक समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री का एक यहाँ पर कोण होता है। इसके अलावा 2 कोई अन्य कोण होते हैं, लेकिन एक कोण 90 डिग्री का होना जरूरी है, उसी को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। उन्होंने ये कहा था कि अगर हम सबसे छोटी, देखिए बड़ी भुजा तो एक ही है, हमेशा कर्ण ही बड़ी होगी। किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। कर्ण हमारी हमेशा बड़ी होगी। तो उन्होंने बोला था कि जो 2 अन्य छोटी भुजाएं हैं, अगर हम उनका वर्ग करें, अगर हम किसका, लंब का वर्ग करें और साथ में किसका वर्ग करें, आधार का वर्ग करें, लंब का वर्ग करें और आधार का वर्ग करें, तो जो आंसर आने वाला है वो कर्ण के वर्ग के बराबर आने वाला। उन्होंने ये कहा था कि दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों को अगर हम जोड़ दें तो जो आंसर आने वाला है वो हमारे कर्ण का वर्ग आने वाला है। कैसे करते हैं समझिए। जैसे मानकर चलिए आपको ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है, इसकी वैल्यू आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है। आपसे पूछा कि कर्ण का क्या है। पहली बात बताऊं, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग हम वहाँ करते हैं जब हमें समकोण त्रिभुज की कोई भी 2 भुजाएं पता हो, तीसरी भुजा निकालना हो, 2 भुजाएं पता हो, तीसरी भुजा निकालना हो, उस समय हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के रूप में हमें ये सेंटेंस लिखना होता है, हमेशा हमें ये वाला सेंटेंस लिखना होता है। अब हमें क्या करना है, देखिए कर्ण की जगह तो कर्ण ही रहेगा, क्योंकि कर्ण तो हमें खोजना ही है, कर्ण का वर्ग।
लंब की जगह हम क्या लिख देंगे 3, लंब की जगह हम क्या लिख देंगे 3, 3 का क्या करना है वर्ग, 3 का क्या करना है वर्ग। आधार की जगह इस बार क्या लिख देंगे 4 और इसका क्या करना है वर्ग। 3 का वर्ग 9 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है, और इधर कर्ण का वर्ग तो है ही है। कर्ण का वर्ग करेंगे तो आप 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। अच्छा हमें कर्ण का वर्ग चाहिए क्या, नहीं कर्ण का वर्ग चाहिए क्या, नहीं हमें तो कर्ण चाहिए, कर्ण चाहिए। इसका मतलब इसका वर्ग हटाएंगे और वर्ग जैसे ही हटाएंगे तो आपको पता होगा ये वर्गमूल में बंद हो जाता है, वर्गमूल में ये आ जाता है। इसका मतलब अच्छा वर्गमूल 25 का मतलब तो 5 ही होता है, वर्गमूल 25 का मतलब तो 5 ही होता है, क्योंकि इसके हम 2 गुणनखंड हैं, इसके तोड़ेंगे तो ये 5 गुणा 5 में टूटेगा, 5 गुणा 5 में टूटेगा और 1 5 हमारा क्या आ जाएगा बाहर। इसका मतलब हमने क्या निकाल लिया है, कर्ण निकाल लिया है। क्या निकाल लिया है, कर्ण निकाल लिया है। इसी का यूज़ करके हम क्या करने वाले हैं, उसे निरूपित करने वाले हैं। देखिए कैसे, इसी का यूज़ करके हम इसे निरूपित करने वाले हैं। देखिए अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें करना होगा संख्या रेखा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, संख्या रेखा बनाएंगे। आप देखिए संख्या रेखा ये बना ली हमने, ये 0 1 2 3, इधर माइनस में 1 जाएगा, 0 1 2, इधर -1 -2 -3 अनंत तक जाएगा, उसे छोड़िए। देखिए आपको करना क्या है, मैं कलर अलग कर लेता हूँ जिससे आपके लिए थोड़ा स्पष्ट नज़र आए। देखिए करना क्या है, हमें रूट 5 निकालना है। हमें क्या निकालना है, रूट 5 निकालना है। मैं जीरो से लेकर ये इंच में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, आप स्केल की हेल्प से इसे कर सकते हैं। हमें तो रूट 5 को दिखाना है। अब देखिए हमें यहाँ से हमने कितना ले लिया, 2 यूनिट पर 2 इकाई लेकर के हमने यहाँ पर एक लाइन खींची, 2 इकाई पर हमने क्या खींची, एक लाइन खींची। और यहाँ से हम स्केल की हेल्प से जब आप करेंगे तो आप बिल्कुल फिक्स ले सकते हैं। हमने 1 इंच अगर इंच में ले रखा है तो 1 इंच ऊपर लेंगे, और अगर हमने सेंटीमीटर में ले रखा है तो हम सेंटीमीटर लेंगे। इस तरह से 1 इंच हमने इधर खींचा और 0 से लेकर 2 इंच हमने यहाँ खींचा। 2 इकाई समझ सकते हैं, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर और इंच है तो इंच। और यहाँ से हमने इस लाइन को इस तरह से मिला दिया, इस लाइन को इस तरह से मिला दिया। क्या आपको ये एक समकोण त्रिभुज नजर आने लगा? क्या आपको ये एक समकोण त्रिभुज नजर आने लगा? तो बिल्कुल हमें ये क्या नजर आने लगा, समकोण त्रिभुज। मुझे बताइए अगर ये समकोण त्रिभुज है तो क्या ये आधार होगी, क्या ये आधार होगी, और क्या ये लंब होगा? तो बिल्कुल होगा। अच्छा इसे आपने कितना लिया है, 1 लिया है। इसे कितना लिया है, 1 लिया है। और ये तो 0 से लेकर 2 तक है, इसका मतलब ये कितना है, 2 है। ये कितना है, 2 है। इतना समझ में आया क्या हमें? ये हमारा कितना है, 1 है, और ये कितना है हमारा, 2 है। अच्छा ये क्या है, कर्ण है। ये क्या है, हमारा कर्ण है। अगर हम यहाँ पर इसे हम पॉइंट A मान लेते हैं और ये हमारा पॉइंट B हो जाता है, और हम यहाँ पर पॉइंट C मान लेते हैं, तो हम कह सकते हैं जो AB है वो हमारा क्या है, कर्ण है। AB हमारा क्या है, कर्ण है। पाइथागोरस प्रमेय क्या थी? पाइथागोरस प्रमेय क्या थी कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा, लंब का वर्ग। क्या होगा, लंब का वर्ग। लंब क्या है, BC। लंब क्या है, BC, और इसका वर्ग। और इसमें क्या जोड़ेंगे हम, इसमें हम क्या जोड़ेंगे, आधार का वर्ग। और आधार हमारा यहाँ क्या है, AC है। आधार हमारा क्या है, AC है। तो लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, तो लंब का वर्ग और आधार का वर्ग हमारा क्या होगा, देखिए ये हमने लिख लिया। यही हमारा क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। यही हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। अब तो हमें बस केवल मान रखना है। मान क्यों रखना है आपको सब बताऊंगा। देखिए BC हमारा क्या है, BC हमारा लंब है, तो BC की जगह क्या जाएगा, 1, और 1 का क्या है, वर्ग है। AC की जगह हमारा क्या जाएगा, 2, और 2 का क्या है, हमारा वर्ग है। 1 का वर्ग 1 है, और 2 का वर्ग हमारा 4 है, और 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। अच्छा हम जानते हैं वर्ग हटाएंगे और ये वर्गमूल में आ जाएगा, वर्ग हटाएंगे और ये हमारा वर्गमूल में आ जाएगा। इसका मतलब AB का मान कितना आ गया, √5। तो AB का मान कितना आ गया, वर्गमूल 5। याद करिए वर्गमूल 5 को ही तो निरूपित करना है ना। वर्गमूल 5 को ही हमें क्या करना है, निरूपित करना है। अच्छा सुनिए, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर हमारी यहाँ तक, A से लेकर B तक हमारा क्या है, √5 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं प्रोट्रैक्टर की हेल्प से, अगर मैं प्रकार की हेल्प से, माफ़ कीजिएगा चांदा की नहीं, कंपास की हेल्प से, मतलब कि प्रकार की हेल्प से अगर मैं इतनी दूरी को भर लूँ और सेम दूरी पर यहाँ से भरने के बाद और मैं इसको इस तरह से लाता जाऊँ और यहाँ पर कहीं आर्क लगा दूँ, कुछ इस तरह से क्या लगा दूँ, आर्क लगा दूँ, तो ये नंबर लाइन, ये संख्या रेखा तो हमारी अनंत तक जाएगी। ये संख्या रेखा हमारी कहाँ तक जाने वाली है, अनंत तक जाने वाली है। ये संख्या रेखा तो हमारी कहाँ तक जाएगी, अनंत तक। मतलब इसके बाद 3 आएगा, 4 आएगा, अनंत तक जाएगी ये तो।
और मैंने इतनी दूरी यहाँ भरी है, इतनी ही दूरी से अगर मैं यहाँ आर्क लगा दूँ, अगर मैं यहाँ आर्क लगा दूँ तो ये √5 को ही अपने आप में निरूपित करेगा या नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर इस लंबाई इस साइड की, इस भुजा की लंबाई अगर हमारी कितनी है √5 है, तो इसकी भी हमारी कितनी होगी √5 होगी, क्योंकि हमने उतनी ही दूरी को यहाँ पर आर्क लगाया है। क्या लगाया है? आर्क लगाया, और इसको मैंने नाम दे दिया है P। क्या नाम दे दिया है? P। हम लिखेंगे कि संख्या रेखा से अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि जो AB है, A से लेकर B तक है, वो AP के, A से लेकर P तक के बराबर है, A से लेकर P तक के बराबर है, क्योंकि ये और ये तो बराबर ही है। इसका मतलब AB कितना है हमारा? √5 है। तो AB हमारा √5 है, तो AB जब √5 है तो AP भी हमारा कितना हो जाएगा? √5 ही हो जाएगा। इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर हमने जो लिखा था, आप PGT जरूर लिख देंगे। PGT हिंदी में आप लिख सकते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम का ही संक्षिप्त रूप है, आप लिख सकते हैं PGT द्वारा। जब भी आप इस वाक्य को लिखेंगे, इस हमारी प्रमेयिका को लिखेंगे, तब हमें ये लिखना जरूरी होता है कि पाइथागोरस प्रमेय से। आप इसे PGT द्वारा के बजाय पाइथागोरस प्रमेय से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। जब भी हम इसे लिखेंगे तो इसे लिखना जरूरी होता है। आपको इन्हें ट्राई करके जरूर देखना। इस प्रकार हमने √5 को, √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और सब कुछ क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो जो आपका होमवर्क है, इसे जरूर आपको करना है, होमवर्क जरूर करना है, क्योंकि हमें बार मैं इस बात पर जोर देता हूं कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप कितने ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, लेकिन जब तक आप अपने हाथ से कॉपी पर पेन से अपने हाथ से नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस जरूर करना, जिससे आपको आने वाली वीडियो की खबर सबसे पहले मिल सके। तब मिलते हैं अगले इसी तरह के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।